ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आपका। हम आज तीसरा भाग करेंगे बड़े भाई साहब का। तो हमने पढ़ा था जब उनके प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब बहुत लंबा भाषण सुना रहे हैं अपने भाई को, छोटे भाई को, कि पढ़ाई लिखाई करना कोई आसान काम नहीं है, इंग्लिश का इतिहास पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। और उन्होंने बताया कि ऐसा भी समय आता है जब कुछ भी समझ ही नहीं आता, आंधी रोग हो जाता है पढ़ाई करने से और तुम खेल कूद में लगे रहते हो। इस तरह की बातें सुनाकर अपने छोटे भाई को चुप करा दिया उन्होंने। और फिर अब वो जा रहे हैं ज्योमेट्री और एल्जेब्रा की तरफ। कहते हैं, ये पेज नंबर 58 58 पृष्ठ पर आप देखिए, चौथा पैराग्राफ। और किताब जरूर खोल लीजिए, बिना किताब खोले आप नहीं समझ पाएंगे। और मैं एक एक पंक्ति पढ़कर, एक एक शब्द का अर्थ बताकर आपको पढ़ा रही हूँ। इसीलिए इतने लंबे वीडियोस बनते हैं और ज़्यादा भी बनते हैं। लेकिन पाठ को केवल पढ़ना ही नहीं होता, उसे अच्छी तरह समझना भी होता है। उसमें छिपी हुई गूढ़ बातों को जानना ही उद्देश्य है साहित्य को पढ़ने का। तो अपने भाई को वे कह रहे हैं कि और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, खुदा ही पनाह, पनाह का अर्थ होता है शरण, यानी ज्योमेट्री तो भगवान ही रखवाला है। अगर ज्योमेट्री कोई पढ़े तो समझो उसे भगवान की शरण में जाना पड़ेगा समझने के लिए। पनाह, खुदा ही पनाह, पनाह तभी देता है खुदा किसी को जब वो किसी की रक्षा करता है। तो खुदा ही रखवाला है ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए। तो अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया। अब आप लोग जब ट्रायंगल बनाते हो, त्रिकोण बनाते हो, तो ए बी सी लिखते हो। ये हिंदी में, उस समय हिंदी में ज्योमेट्री पढ़ाई जाती होगी, इसलिए लेखक ने कहा है अ ज ब। जैसे आप ए बी सी 3 एंगल्स के नाम लिखते हो, वैसे अ ज ब। तो कह रहे हैं कि अ ज ब की जगह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। तो आपको पता होगा ए बी सी की जगह अगर ए सी बी लिख दिया तो 0, पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। कोई इन निर्दयी मुम्तिहनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। मुम्तिहनों का मतलब है परीक्षक, एग्जामिनर्स, पेपर जांचने वाले से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। क्या फर्क है अगर अ ब ज लिख दे या अ ज ब लिख दे। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। अब लेखक देखिए टीचर से, परीक्षकों से सवाल कर रहे हैं कि अगर अ ज ब लिख दिया है, एंगल्स के नाम इधर उधर हो गए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, किसी का क्या बिगड़ता है। उसके लिए सारे नंबर काट कर छात्रों का खून कर देते हो। खून करने का मतलब यहाँ पर उनको बिल्कुल निराश कर देते हो, उनको दुखी कर देते हो। तो ये गलत है। एक्चुअली लेखक जो है वो उस समय की या एजुकेशन सिस्टम को दोष दे रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा पढ़ना, और उसके लिए छोटे बिना समझे जो भी अगर कोई लिख दे, किसी को अगर सही समझ में नहीं आता है और वो गलत लिख दे तो उसे 0 दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये लेखक के भाई का मानना है ऐसा। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। वे ज्योमेट्री की तुलना दाल भात रोटी से कर रहे हैं। उनके लिए ज्योमेट्री बेकार है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसलिए कह रहे हैं अगर तुम बोलो कि मैंने दाल भात और रोटी खाई है या रोटी भात और दाल खाया है, तो खाया तो वही 3 चीजें हैं ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो ए बी सी एंगल लिखे या बी सी ए लिखे, अ ब ज लिखे या अ ज ब लिखे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो उनके इसीलिए वो फेल होते थे शायद, क्योंकि उनको ये सब पढ़ाई इस तरह से पुस्तकीय पढ़ाई समझ में नहीं आती थी।
तो उनके लिए किसी भी तरह से एंगल लिखना एक बराबर था, ऐसे लिखो या वैसे लिखो। तो वो कहते हैं कि दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, इन एग्जामिनर्स को क्या परवाह है हमारी। हमें नंबर दे ना दे, काट दें, 0 नंबर दे दें, इनको हमारी परवाह होती तो कुछ भी हम लिखते ये हमें नंबर दे देते, लेकिन इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। लेखक कह रहे हैं कि ये तो वही फॉलो करते हैं, उसी पर चलते हैं जो किताबों में लिखा है। हम अगर अपनी मर्जी से कुछ उलट पुलट कर दें, हेर फेर कर दें, तो सारे नंबर काट लेते हैं। ये तो चाहते हैं कि बस हम जो पुस्तकों में लिखा वही रट लें, हम अपनी मर्जी से कुछ ना करें। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, और इन लोगों ने ये रटने के नाम को शिक्षा का नाम दे दिया है। ये रटंत, रटना, बाय हार्ट करना, तो ये कोई शिक्षा है? असल में लेखक अपने भाई के माध्यम से, अपने भाई के मुख से एजुकेशन सिस्टम की कमियां बता रहे हैं कि पुस्तकों का ज्ञान ही वास्तव में शिक्षा नहीं होता। हाँ, जिनको समझ में आता है जो उनके लिए वो सही है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आता, ज्योमेट्री समझ में नहीं आती, अलजेब्रा समझ में नहीं आता, तो उनको कोई और उसके बदले में कुछ और मिलना चाहिए पढ़ने के लिए, इस तरह का संकेत वो दे रहे हैं। और कहते क्या ये शिक्षा है? रट लो और जो पुस्तकों में लिखा सेम वैसा का वैसा लिख के आ जाओ तो नंबर मिल जाएंगे, ये शिक्षा है? और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा? वो कहते हैं ये ABC एंगल लिखने, अब जो एंगल लिखने का फायदा क्या है, कहाँ काम में आती है? काम में तो आती है, जरूर आती है, लेकिन जिन्होंने इस क्षेत्र में जाना हो सबके लिए ये काम की नहीं है। तो देखिए उस जमाने में, आज से करीब 100 साल पहले, ये बात एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है कि शिक्षा वह होती है जो काम आए, जो समझ में आए, जिससे हम कुछ सीख सकें, जिससे हम कुछ पा सकें। केवल रट कर, केवल एंगल का नाम रट कर उसको ज्यों का त्यों लिख देने को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आप देखोगे आजकल कितने अभियान चल रहे हैं कि जो छात्रों को अच्छा लगता है वही करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अब ये नई जो शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें यही है कि छोटी क्लासेस से ही जिसको जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है, उसी लाइन में वो बच्चा जाएगा। तो ये हिंट उन्होंने तब दे दिया था प्रेमचंद जी ने 100 साल पहले। फिर कहते हैं इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को। अब यहां हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते, तो वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्री में एक प्रिंसिपल होता है कि एक लाइन पर परपेंडिकुलर अगर गिरा दो तो जो उसका बेस है वो परपेंडिकुलर से डबल हो जाता है। ये आप ज्योमेट्री में जानते होंगे, दुगना हो जाता है। लंब का अर्थ समझ में आ गया, परपेंडिकुलर, रेखा, लाइन। पूछिए इससे प्रयोजन। अब वो कह रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। वो कह रहे हैं वो जो रेखा के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो उसके ऊपर अगर वो परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए तो वो आधार जो बेस है वो डबल हो जाता है। वो कह रहे डबल हो, तिगुना हो, आधा हो, चौगुना हो, हमें क्या लेना है उससे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है। मेरी बला से मतलब मुझे इससे क्या, मुझे क्या मिलने वाला है, इन सब। तो ये यहाँ संकेत ये मिल रहा है कि उनके भाई को इस तरह की पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, ज्योमेट्री बिल्कुल समझ नहीं आती थी, फिर भी उन्हें पढ़ना पड़ रहा था।
मेरी बला से फिर एक मुहावरे की तरह प्रयोग हुआ है, मुझे इससे क्या, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। खुराफात फालतू की बातें, बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें, उन्हें ये ज्योमेट्री व्योमेट्री पढ़ना, अलजेब्रा पढ़ना व्यर्थ की बातें लगता है। फिर अब एक और उदाहरण दे रहे हैं ये भाई, शिक्षा नीति पर व्यंग कर रहे हैं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब टीचर्स ने कह दिया कि समय की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट पर निबंध लिखो। निबंध जानते हो आप, लेख लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। पन्ने, पेज 4 पन्नों से कम नहीं होना चाहिए। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, कलम पेन हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। किसके नाम को रोइए? निबंध के नाम को। कौन सा निबंध? समय की पाबंदी। रोना ही आएगा ना। 4 पन्ने का निबंध लिखने को किसी को दे दिया जाए और जिसको बिल्कुल पढ़ना लिखना ना आता हो, जिसमें रुचि ना हो, वो तो रोएगा ही। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, भाई कहते हैं, सबको पता है कि समय की पाबंदी यानी समय के अंदर रहना, समय के नियमों को मानना, पाबंदी में रहना। पाबंदी होता है नियमों को मानना। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है। संयम, नियंत्रण, कंट्रोल। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। ये सब कहते किसको नहीं पता, ये सब कि समय के पाबंद रहेंगे तो ये सब फायदे हैं। दूसरे प्रेम करते हैं उस व्यक्ति से जो समय का पाबंद होता है, और कारोबार व्यापार में उन्नति होती, तरक्की होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? ये इतनी बातें तो सबको पता है कि वो आदमी सफल हो जाएगा, उसकी तरक्की हो जाएगी, सब प्रेम करेंगे उससे, लेकिन 4 पन्ने, 4 पन्नों में कैसे लिखेगा कोई? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत ही कहता हूं। भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तो इसे बेवकूफी कहता हूं कि एक बात को 4 पन्नों में लिखो। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। ये कोई समय की किफायत है, समय की बचत है? फालतू में लिखते जाओ 4 पन्नों में, ये तो उल्टा उसका दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग है। दुरुपयोग, गलत प्रयोग। तो कह रहे ये क्या, ये समय की किफायत है? किफायत, बचत, ये बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। कि 4 पन्नों में व्यर्थ में, बेकार में बातें ठूसनी पड़ेंगी ना। 4 पन्ने भरने हैं तो कहाँ से वही बातें बार बार डालनी पड़ेंगी। किसी तरह 4 पन्ने भरने पड़ेंगे, तो उसे ठूसने का नाम दे रहे हैं। ठूसना, जबरदस्ती घुसाना। तो कहते हैं हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले और अब आगे चलता बने। जल्दी से कहो और आगे आगे बढ़ जाओ। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। फुल स्केप, बड़े साइज के, जो ये आते हैं ना आपके कंप्यूटर शीट्स जो होते हैं, बड़े फुल स्केप पन्ने, पेजेस, वो वैसे 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अत्याचार, ज्यादती। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अनर्थ, अर्थ का उल्टा, गलत बात। कहते हैं संक्षेप में लिखो और साथ में कह देते हैं 4 पन्नों में। 4 पन्नों में संक्षेप में लिखो, तो ये तो बड़ा अनर्थ है। जो 4 पन्नों से कम ना हो, संक्षेप में लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। अब अगर संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में, ये शॉर्ट में 4 पन्ने लिखने को कह रहे हैं, तो अगर शॉर्ट नहीं होता, वैसे ही नॉर्मली लिखना होता, तो क्या 100-200 पन्ने लिखवाते?
तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। तो वो टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए, परीक्षकों के लिए कह रहे हैं कि ये तो ऐसी बात हो गई, कह रहे हैं तेज चलिए और साथ में कह रहे हैं धीरे चलिए। एक तरफ कह रहे हैं संक्षेप में लिखिए, साथ में कह रहे हैं 4 पन्ने भरिए। तो टीचर्स के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत उनके मन में ज्यादा सम्मान नहीं है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ भेड़ चाल है, देख एक दूसरे को देख देख कर सब वही पेपर बनाते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस देते रहते हैं बिना सोचे समझे। तो कहते हैं कि ये उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। बहुत गुस्सा है उनके मन में शिक्षा नीति के प्रति, शिक्षा के प्रति, कि बच्चे भी ये बात समझ सकते हैं लेकिन टीचर्स को ये बात समझ में नहीं आती। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। कहते हो इतनी तो बात समझ नहीं रहे हैं। एक तरफ कहते हैं संक्षेप में लिखिए, एक तरफ कहते हैं 4 पन्ने भरिए, और ऊपर से अपने आप को शिक्षक कहते हैं, अध्यापक हैं। हम तो अध्यापक हैं, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। अपने भाई को कह रहे हैं लाला, ऐसे प्यार से, व्यंग से, जैसे किसी को बोलते हैं अरे आओगे ना, अरे यार जब आओगे ना मेरी क्लास में तब पता चलेगा, इस तरह से कह रहे हैं। जब मेरी क्लास में आओगे ना तब ये पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना बड़ा मुश्किल काम होता है, पापड़ बेलना भी मुहावरा है। पापड़ बहुत एक्सपर्ट लोग ही बेल सकते हैं। तो कह रहे कि ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये मुश्किल काम करने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत पता चलना, तब सच्चाई सामने आएगी, तब पता लगेगा, तब देखूंगा तुम कैसे फर्स्ट आते हो क्लास में। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। अपने अभी जिस क्लास में तुम पढ़ते हो उसमें फर्स्ट आ गए हो, अव्वल आ गए हो, तो जमीन पर पांव नहीं रख रहे तुम। जमीन पर पांव नहीं रखना घमंड करना। तो तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। अपने भाई को कह रहे चाहे मैं फेल हो गया हूं, मैं जो कह रहा हूं सुनो। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। अनुभव, एक्सपीरियंस। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। गिरह बांधना, गांठ में बांधना। गिरह का मतलब होता है गांठ, और गांठ यहाँ पर किस लिए आया है शब्द? ये भी मुहावरा है। गिरह में बांधना यानी याद रखना। कई लोग कोई बात याद रखने के लिए अपने अपने दुपट्टे पे या साड़ी पे, या लोग धोती पहनते थे उस पे गांठ मार लेते थे, ताकि उस गांठ को देखते ही वो बात याद आ जाए जो उन्हें याद रखनी चाहिए, जो उन्हें काम करना है। तब से ये मुहावरा बन गया, गिरह में बांधना यानी गांठ बांध लेना। तो कह रहे अब मेरी बात याद रख लो कि मैं तुमसे बड़ा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। इतना लंबा भाषण उन्होंने दे दिया। तो छोटे भाई कह रहे हैं कि स्कूल का टाइम हो रहा था, अगर स्कूल का टाइम नहीं हो रहा होता तो पता नहीं ये उपदेश माला, ये उपदेश कोई छोटा नहीं था, उपदेशों की माला थी। जैसे माला में बहुत सारे मोती होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितने, वैसे ही कितने ही उपदेश थे उनके पास, एक के बाद एक के बाद एक। ये उपदेशों की माला कब समाप्त होती पता नहीं। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा। अब इतना बड़ा लेक्चर सुन लिया भाई का, तो भोजन कहाँ स्वाद लगेगा, मूड खराब हो गया। जब मूड खराब हो जाता है, अब इतनी डांट पड़ती है तो खाना भी अच्छा नहीं लगता। निस्वाद, बेस्वाद। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। वो सोचने लगे कि मैं तो पास हुआ हूं, मैं तो फर्स्ट आया हूं, तब ये मेरा हाल हो रहा है, और अगर मैं फेल हो जाता
तो शायद मेरे प्राण ही ले लेते, ये मार ही डालते मुझे। तो कह रहे पास होने पर तिरस्कार हो रहा है। तिरस्कार, मेरी निंदा, मेरी बुराई, मेरा अपमान। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। भाई साहब ने बताया ना, भयंकर चित्र खींचा कि इतिहास में जो राजा हुए हैं, जॉर्ज पंचम, चतुर्थ पंचम, चार्ल्स, हेनरी 1 2 3 4, ये सब याद रखना, ज्योमेट्री के एंगल्स याद रखना, एल्जेब्रा पढ़ना, निबंध लिखना 4 4 पन्ने का। इस तरह से डरा दिया अपने भाई को कि वो कह रहे मैं तो भयभीत हो गया, मुझे भयभीत कर दिया उन्होंने। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, बस ये हैरानी, ताज्जुब हैरानी है कि मैं स्कूल छोड़कर भागा नहीं। कोई और होता तो भाग जाता ये सब सुनकर कि इतना पढ़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। कह रहे इतना मेरा तिरस्कार हुआ, इतनी मेरी निंदा हुई, इतना मेरा अपमान हुआ, फिर भी मेरी पुस्तकों से मेरी जो अरुचि थी, अरुचि जिसमें इंटरेस्ट ना होना, रुचि ना होना, पसंद ना होना, वैसी की वैसी बनी रही। मेरा इंटरेस्ट नहीं जागा पुस्तकों के प्रति इतना सुनने के बाद भी। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। खेलने कूदने का जो भी मौका आता था मैं खेलने चला जाता था, कोई भी मौका छोड़ता नहीं था, अवसर, मौका। पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए। टास्क जो रोज का कार्य मिलता था, होमवर्क। टास्क तो आप समझते होंगे, आजकल बहुत यूज होता है। इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए, रोज का दिया गया काम, और दर्जे में जलील ना होना पड़े, और क्लास में, दर्जे में, क्लास में जलील, अपमानित ना होना पड़े कि कोई क्वेश्चन पूछे टीचर तो जवाब दे दूं। बस इतना ही मैं पढ़ाई करता था। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया। एक दिन पहले इनको विश्वास हुआ था, टाइम टेबल बना लिया था कि मैं पढ़ूंगा, घर नहीं जाऊंगा वापस। भाई ने कहा था चले जाओ घर, तुमने पढ़ना नहीं है तो टाइम टेबल बना लिया था और सोचा था मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो विश्वास, ये इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद फिर समाप्त हो गया, फिर लुप्त हो गया। लुप्त होना, गायब होना। और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर चोरों की तरह खेलने कूदने भाई से डर के मारे जाने लगे, छिप छिप कर, क्योंकि इन्हें पढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। और बड़े भाई पढ़ते रहते थे, फिर भी उसका कोई नतीजा नहीं हो रहा था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, अब फिर से 1 साल बीत गया, फिर एनुअल एग्जाम हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए, दोबारा उसी क्लास में। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, फिर से फर्स्ट आ गए। मुझे खुद अचरज हुआ, अचरज, हैरानी। प्रेमचंद जी को खुद हैरानी हो रही थी कि मैं फिर से कैसे फर्स्ट आ गया, मैं तो खेलता कूदता रहता हूं। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, प्राणांतक, प्राणों के अंत तक, यानी जितनी हो सकी पूरी जान लगा दी उन्होंने, जहां तक हो सका। प्राणांत, ऐसे लग रहा था प्राणों का अंत हो जाएगा, इतना पढ़ने में लगा दिया उन्होंने अपना सारा जी जान सब। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। चाटना, रटना, याद कर लेना। 10 बजे रात तक इधर यानी रात को 10 बजे तक, 4 बजे भोर से उधर, सुबह इधर उधर शब्द ये इन्होंने यूं ही लगा दिया है कि रात के समय को इधर कह दिया कि आज जैसे इधर आज 10 बजे रात को और उधर कल 4 बजे सुबह, 4 बजे भोर से उधर। 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले तक पढ़ते ही रहते थे। 10 बजे तक पढ़े, फिर सुबह 4 बजे उठ गए, फिर उसके बाद 6 से 9:30 बजे तक स्कूल जाने के पहले तक पढ़ते ही रहे। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी उनकी, उनकी जो शारीरिक भंगिमा थी, जो उनका भाव भंगिमा थी, वो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। कांतिहीन कहते हैं जिसमें चमक ना रहे, उनके चेहरे की चमक चली गई थी, एकदम
कमजोर से दिखने लग गए थे। मुद्रा, शारीरिक भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज में कोई जोश नहीं था, कोई चमक नहीं थी। मगर बेचारे फेल हो गए, इतना सब करने के बाद भी फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। नतीजा, परिणाम, रिजल्ट, तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अब छोटा भाई है, उसे बड़े भाई को रोते देखकर दुख तो होगा ही। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। अब भाई रो रहा है, बड़ा वाला, इतना मेहनत करने वाला, तो अपने पास होने की खुशी कैसे मनाए? उनकी अपने पास होने की खुशी भी आधी रह गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। वो कह रहे हैं अगर मैं भी फेल हो जाता तो वो इतना दुखी नहीं होते कि चल भाई छोटा भी फेल हो गया, दोनों फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं तो फेल नहीं हुआ, फर्स्ट आ गए। विधि की बात कौन टाले। विधि अब ये भाग्य को क्रेडिट दे रहे हैं अपने पास होने का, फर्स्ट आने का। विधि, भाग्य, भाग्य में लिखा है मेरा पास होना, तो उसको कौन टाल सकता है। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। अब पहले 2 साल का फर्क था, पहले तो 5 साल का फर्क होना चाहिए था। 5 से 4 हुआ, 4 से 3 हुआ, 3 से 2 साल का गैप हुआ, अब 1 साल का गैप हो गया। बड़े तो वो 5 साल बड़े हैं, तो उनके लिए तो थोड़ी सी लज्जाजनक बात थी। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई। कुटिल भावना, बुरी भावना। क्या उदय हुई? जागी। उदय होना, जागना, पैदा होना, उत्पन्न होना, कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? अगर एक बार और फेल हो जाएंगे तो हम दोनों एक क्लास में आ जाएंगे, फिर कैसे अपमान करेंगे मेरा? देखता हूं, फजीहत, अपमान। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। फिर सोचा नहीं, मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में ऐसा बुरा क्यों सोच रहा हूं। अच्छे थे दोनों भाई, अच्छे विचारों के थे, इसलिए ना तो एक दूसरे का बुरा मान रहे थे और ना एक दूसरे का बुरा सोच रहे थे। आजकल का टाइम होता तो फिर तो कुछ भी हो सकता था। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। वो कहने लगे आखिर मेरे भलाई के लिए ही तो डांटते हैं कि मैं भी और पढूं और अच्छा पढूं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य। प्रेमचंद कह रहे कि मुझे इस वक्त तो बुरा लगता है, अप्रिय, बुरा लगना, कि मेरे को इतना डांटते रहते हैं हर वक्त, मुझे बुरा लगता है। लेकिन मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है, ये उनके उपदेशों का असर है जो मैं पास हो जाता हूँ, कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से। दनादन, जल्दी जल्दी, हर बार, फटाफट। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। चलिए ये इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी समस्याएं लिखिए, या आपको अच्छा लगता तो वो लिखिए, कुछ तो लिखिए। और कुछ और आप समझना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं आपके ज़रूर आपकी समस्याओं का समाधान करूँगी। और हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए।